मैं डॉक्टर डी.एन. बंजारे, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएमआर पीजी कॉलेज, चंपा। आज आपको भारत की सांप्रदायिकता का विकास एवं भारत विभाजन के संदर्भ में बताएंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा, अंग्रेजी शासन काल के अंतर्गत विभिन्न कारणों से भारतीय जनता में राष्ट्रीयता का भावना का उदय हुआ था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया एवं खत्म कर देने के विचार में ही स्वतंत्रता आंदोलन के बीज निहित है। ब्रिटिश शासन को प्रभावित करने वाली नवीन प्रवृत्तियों एवं भारतीय समाज में विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न विचारधारा उभर कर सामने आए। इसके फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। देश में एकता की भावना से हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, किंतु बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप विभिन्न परिस्थितियां उभर करके सामने आए। भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कारण पहला, ब्रिटिश सरकार की नीतियां, ब्रिटिश सरकार की दोहरी नीतियां के फलस्वरूप हुई। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों को महत्व कम देना। तीसरा, मुस्लिमों में कट्टरवादी भावना का विकास। चौथा, अंग्रेजों के समय मुसलमानों द्वारा समय का लाभ उठाना। पांचवा, मुसलमानों में तीव्र हित की भावना का विकास निहित है। सांप्रदायिक एक उग्र विचारधारा है। चूँकि भारत में मुस्लिम संप्रदाय का उदय होना और उनके उग्र विचारधारा को रखना। सातवां, मुस्लिमों में रोजगार एवं शिक्षा के दौर से पीछे हटना। चूँकि मुस्लिमों को रोजगार प्राप्त नहीं होने के कारण ही एक सांप्रदायिकता का उदय हुआ। नेक्स्ट, 1857 के क्रांति के पश्चात संवैधानिक तोहफा। चूँकि 1857 के क्रांति के पश्चात मुस्लिमों को एक संवैधानिक तोहफा प्राप्त हुआ। चूँकि 1857 की क्रांति में अधिक से अधिक मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की क्रांति में अपना हिस्सा लिए थे। विशेष रूप से 1793 ईस्वी में भारतीय समाज की एक अलग विशेषता के कारण मुसलमानों का नुकसान हुआ। मुसलमान रोजगार एवं शिक्षा के दौर से काफ़ी पीछे हट चुके थे। चूँकि 1857 के क्रांति के पश्चात सांप्रदायिकता उग्र विचारधारा की ओर अग्रसर हो रहे थे। चूँकि कांग्रेस का जन्म के समय की स्थिति देखें तो 1885 ईस्वी में केवल राष्ट्रीय प्रश्न उठाएगी। कांग्रेस यही चाहते थे कि सामाजिक धार्मिक प्रश्न न उठाए। चूँकि धार्मिक अगर प्रश्न उठाने की बात अगर करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें सामाजिक जो सांप्रदायिकता है वे भी आगे बढ़ सकते हैं। 1886 ईस्वी में राष्ट्रीय अधिवेशन के संबोधन में दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि कांग्रेस केवल राष्ट्रीय प्रश्न उठाएगी और धार्मिक और सामाजिक मामलों में नहीं उलझेगी। चूँकि इस सिद्धांत को उन्होंने जो अपनाया वह किसी भी प्रस्ताव नहीं उठाएगी जिसमें बहुसंख्यक मुस्लिम प्रतिनिधित्व द्वारा मुसलमानों के लिए हानिकारक माना जाए। चूँकि 19वीं शताब्दी में भारत के कुछ मुसलमानों में कुछ वर्ग राजनीतिक रवैये का विकास हुआ। इनमें से मुख्य रूप से सर सैयद अहमद खां की राजनीति थी। उन्होंने राजनीति को अच्छी सूझबूझ से समझ गया था और ये चाहते थे कि उनकी जो राजनीतिक जो गतिविधियां हैं हमेशा एक दोहरापन प्रभावित किया। चूँकि सर सैयद अहमद खां ये चाहते थे कि मुसलमान बिना किसी भेदभाव के सामाजिक सुधार लाने का प्रयास किया। उन्होंने आधुनिक शिक्षा के प्रेरित करना और सरकार संरक्षण दिलाना उसका मुख्य उद्देश्य था। आगे चल करके सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। उस समय चूँकि अलीगढ़ कॉलेज में अधिक से अधिक छात्र प्राध्यापक हिंदू वर्ग के थे, उस समय जिसकी स्थापना हुई थी उस समय अधिक से अधिक सहयोग प्रदान कर रहे थे। मुस्लिम लीग की स्थापना। बंगाल विभाजन ने हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता द्वेष उत्पन्न करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1 अक्टूबर 1906 को आग खां के नेतृत्व में 36 मुस्लिमों का विशिष्ट मंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिल करके
मुसलमानों के हित के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग रखे। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुख्य रूप से इनका मुख्यालय लखनऊ था। स्थायी रूप से अध्यक्ष आगा खां, इनके संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह था। मुस्लिम लीग के उद्देश्य: पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना। दूसरा, मुसलमानों को राजनीतिक अधिकारों की रक्षा कराना। तीसरा, कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना। मुस्लिम लीग की अधिवेशन भारत के विभिन्न स्थानों पर अधिवेशन हुए। पहला अधिवेशन 1906 में ढाका में, दूसरा अधिवेशन 1907 कराची में, तीसरा अधिवेशन 1908 अमृतसर में। इस प्रकार तीसरा अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। इसमें अंततः मार्ले मिंटो के द्वारा 1909 में स्वीकृति प्रदान किया गया। सांप्रदायिकता ने मुस्लिमों को अंग्रेजों से प्रशासनिक पद प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के प्रति समर्थन दिया और कांग्रेस ने साम्राज्य विरोधी नीति। कांग्रेस जनतांत्रिक चाहते थे। अब मुस्लिम समझ गए थे कि चुनाव होगा तो उसके प्रतिनिधित्व कम होंगे, इसलिए सांप्रदायिकता के 3 तत्व उभर करके सामने आया। पहला, प्रथम राष्ट्रवाद का विरोध करना। दूसरा, जनतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं का विरोध करना। तीसरा, ब्रिटिश शासन के प्रति स्वामी भक्ति लाना। इस समय उभरे मुख्य रूप से सांप्रदायिक संगठन, तो जैसे आपको मालूम होगा कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। दूसरा, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। ये दोनों हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के विरोधी थे। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू पुनरुत्थानवादी शक्तियां प्रवेश कर गई थी। चूँकि सांप्रदायिक शक्तियों को विरासत देने का प्रयास किया गया, चूँकि जनतांत्रिक प्रक्रियाओं को मुस्लिम समझ गए थे कि अधिक से अधिक उनको चुनाव में वोट नहीं प्राप्त होंगे, इसलिए उन्होंने कठोरता की नीति अपनाई, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के विधान परिषद के लिए निर्वाचन। मार्ले मिंटो का सुधार एक महत्वपूर्ण अंग था तथा सांप्रदायिकता के इतिहास में महत्वपूर्ण कदम था। धर्म और समूह में बांटना मार्ले मिंटो का ब्रिटिश गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य था। अगला 1916 का लखनऊ समझौता। चूँकि हिंदू और मुस्लिम लीग के द्वारा एक समझौता करने का प्रयास किया गया, इसमें जिन्ना का व्यक्तिगत प्रयास कुछ समय के लिए सार्थक रहा। आगे 1919 का भारत सरकार का अधिनियम। इस समय 1919 में भारत सरकार के जो अधिनियम पारित किया गया, इस अधिनियम में मुसलमानों के अधिक से अधिक हित की भावना उसमें उल्लेखित थी। नेक्स्ट, खलीफा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रवाद और मुस्लिम विश्व बंधुत्व के बढ़ते कदम था। चूँकि 1922 से लेकर के 27 के बीच में लगभग भारत में 91 सांप्रदायिक दंगे हुए। हिंदू मुस्लिमों में सांप्रदायिकता की भावना का विकास हुआ। मुख्य रूप से मुस्लिम लीग की स्थापना और हिंदू महासभा की स्थापना ने, ये खासकर गोहत्या व मस्जिद के सामने संगीत के मुद्दे दोनों संप्रदायों में उभर करके सामने आया। इसी प्रकार 1928 में जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला। चूँकि मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल की जो सुविधा न देने के कारण वह चाहते थे कि मुसलमान उनके द्वारा जो 14 सूत्री मांग था उन्होंने रखा। ये 14 सूत्री जो मांग उन्होंने जो प्रपत्र रखा, उसको जिन्ना के 14 सूत्री फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इनमें से सबसे पहले संविधान का स्वरूप जो संघात्मक हो। दूसरा, सभी प्रांतों को स्वायत्तता प्राप्त हो। तीसरा,
केंद्रीय तथा प्रांतीय मंत्रिमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व हो। चौथा, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत का पुनर्गठन हो, जैसे कि पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश के सीमा प्रांत क्षेत्रों में। नेक्स्ट, राज्यों की सभी सेवाओं में मुसलमानों के लिए पदों का आरक्षण होनी चाहिए। छठवां, मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया जाए और पर्सनल लॉ जो है संरक्षण की व्यवस्था उसमें पर्याप्त हो। नेक्स्ट, संविधान में संशोधन के लिए एकल प्रांतों को स्वीकृति देना अनिवार्य हो। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन मोहम्मद इकबाल ने पृथक राज्य की मांग की। 1933 में चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। 1937 के पृथक निर्वाचन में मुसलमानों के हाथ निराशाजनक रहे, चूँकि निराशाजनक होने के फलस्वरूप और उन्होंने सांप्रदायिकता की आग को और गति दे दी। 1940 में लाहौर अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने मुस्लिमों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन प्रदान किया गया। लीग ने सीधी कार्यवाही करने की बात की और अंत में 23 मार्च 1940 को जिन्ना ने मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की और अंततः हमारे भारत देश 14 अगस्त 1947 को देश 2 टुकड़ों में बंट गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान व 15 अगस्त 1947 को भारत के रूप में उभर करके सामने आए। इस प्रकार सांप्रदायिकता की आग ने हमारे देश को 2 टुकड़ों में विभाजन कर दिया। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है, सांप्रदायिकता के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। यदि सांप्रदायिकता भारत में पनपी और इसने भयावह रूप धारण किया, जैसे कि 1947 के दंगे और भारत विभाजन से स्पष्ट है, तो इसके लिए बहुत कुछ अंग्रेजी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। इस प्रकार हमारे भारत के अभिन्न अंग को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। थैंक यू।